संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री के जीवन वृत्तांत को लेकर के विशेष संदर्भों की चर्चा आप सबके बीच में प्रारंभ की गई है। ग्रीष्मकालीन वाचना संपन्न करने के बाद ललितपुर से गुरुवर आचार्य श्री का विहार मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है। वाचनाओं की चर्चा आती है तो जिज्ञासुओं के मन में भाव आता है कि बार बार ये सुनने में आता है कि सठखंडागम की वाचना आचार्य श्री के सानिध्य में हुई, विद्वानों के द्वारा वाचनाएं की गई, संघ की उपस्थिति में तत्व चर्चा और समाधान दिए गए। तो वाचना वगैरह है क्या, सठखंडागम सूत्र हैं क्या? कई बार ऐसी जिज्ञासा सभी के मन में आती है। स्वाध्यायी लोग समझते हैं, सामान्य जन उसका भाव नहीं पकड़ पाते हैं। यथार्थ में जो श्रुत की परंपरा हमारे तुम्हारे को मिली है, उस श्रुत परंपरा में वैसे तो तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान ही मुख्य आधार है, केवली भगवंतों का, गणधरों का ज्ञान प्रतिपादन ही मुख्य आधार है। लेकिन परंपरा क्रम से श्रुत केवलियों से लेकर के जो आचार्यों की परंपरा अंग पूर्वधारी आचार्यों की है, उस परंपरा में जो दिगंबर परंपरा में 683 वर्षों की श्रुत परंपरा आचार्यों के माध्यम से आगे बढ़ी है, बड़ी प्रामाणिक है। और उसमें धरसेन स्वामी आचार्य महाराज का नाम आता है। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की चंद्र गुफा में वो समाधि संलेखना की अपनी तैयारी में थे। कालक्रम को जानते हुए उनके मन में भाव आया कि धीरे धीरे क्षीणता का काल आएगा, श्रुत का लोप होगा, इसलिए मेरे पास जो श्रुत शेष बचा हुआ है वो किन्हीं योग्य शिष्यों को सौंप देना चाहिए। महाकर्म प्रकृति प्रावृत के वो ज्ञाता थे आचार्य महाराज धरसेन स्वामी जी, और इस आशय का समाचार उन्होंने मुनियों के यति सम्मेलन में भेजा। 2 मुनि वहाँ से आचार्य महाराज के निर्देशन में विहार करके गिरनार जी की ओर चले। समय बीतता गया और 2 मुनियों का पहुँचना हुआ। कथानक आपको मालूम है, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज के नाम से दोनों शिष्य प्रसिद्ध हुए। परीक्षण करके शिष्यों का आचार्य महाराज ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का चिंतन मंथन शिष्यों के द्वारा हो और आगे आलेखन हो, इस भाव से धरसेन स्वामी ने दोनों शिष्यों को अध्ययन करा के निश्चिंतता से चतुर्मास करते हुए लेखन कार्य करें, ऐसा आशीर्वाद देके विहार कराया। उन शिष्यों में से पुष्पदंत महाराज ने गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का चिंतन मंथन करते हुए प्रारंभ में आर्य छंद के रूप में जो हमारे सामने प्रचलित है, महामंत्र नमोकार, ये मंगलाचरण तैयार किया। लिपि के रूप में, भाषा के रूप में, प्रवाह के रूप में तो नमोकार मंत्र पंच परमेष्टिवाचक अनादि है, लेकिन लिपि के रूप में, छंद के रूप में अपने सामने आया। और उसी के साथ 20 सूत्र सत्प्रूपणा के बनाए अध्ययन करते हुए, और इस तरह से लेखन कार्य प्रारंभ किया गया। आगे चल कर के इन्हीं
सूत्रों के लेखन को आधार बना करके पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज दोनों ने मिलकर के जो सूत्र ग्रंथों की रचना की, उसमें 6 खंड बनाए गए। ज्ञान महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का ही है। नमोकार महामंत्र का मंगलाचरण बनकर के 20 सूत्र सत प्ररूपणा के रूप में प्रारंभ में तैयार किए गए। फिर उन्हीं सबको आधार बना करके 6 खंड के रूप में सूत्र लिखे गए। 6 खंडों में क्रमशः जीव स्थान पहला खंड, क्षुद्रक बंध नाम का दूसरा खंड, बंध स्वामित्व नाम का तीसरा खंड, वेदना नाम का चौथा खंड, वर्गना नाम का 5वां खंड और महाबंध नाम का 6वां खंड। 6 खंड ऐसे तैयार किए गए। और टीकाकार वीरसेन स्वामी आचार्य महाराज ने जब इन सूत्र ग्रंथों की टीका धवला के नाम से लिखी तो उन्होंने स्तुति करते हुए पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज की इस रूप में लिखा कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत करके ही चक्रवर्ती बनता है, ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में 6 खंड के रूप में तत्व का कर्म सिद्धांत का प्ररूपण करके आचार्य महाराज चक्रवर्ती, ज्ञान चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। आदि आदि स्तुति की। और ऐसा ये श्रुत ज्ञान जो मूल रूप में कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत को लेकर के 6 खंड के रूप में षटखंड आगम ग्रंथों के रूप में तैयार हुआ। पश्चातवर्ती आचार्यों ने उन पर टीकाएं लिखी। अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। विशेष प्रसिद्ध और प्रामाणिक टीका जो उपलब्ध है आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी की अभी वर्तमान में है। अनेक आचार्यों ने टीका लिखी पर वो टीकाएं अपने पास उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध हैं, लुप्त प्राय जैसी हो चुकी हैं। वीरसेन स्वामी की टीका को आधार बनाकर के विद्वानों ने संपादन किया, हिंदी अनुवाद किए गए और ये सभी हमारे सामने ग्रंथ उपस्थित हैं। हालांकि मूल ताड़पत्रों पर ये सभी लिखा गया है, बाद में उनका संरक्षण हुआ और अपने पास प्रिंटिंग होकर के आज 6 खंड आगम का ज्ञान बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में लगभग 32 भाग या ऐसा करके कुछ उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन संघों में चलता रहता है। इस तरह ये वाचनाएं आचार्य श्री के सानिध्य में कई बार हुई। प्रारंभ में विद्वानों का एक विशेष मतलब समझ लीजिए कि उन्हें आमंत्रित कर और एक विद्वत सभा के रूप में षटखंडागम सूत्र ग्रंथों की वाचना होती थी। बाद में विद्वान भी अनुपलब्ध होते गए, उम्र दराज विद्वानों का आना जाना भी कम हो गया, कुछ लोगों की आयु पूर्ण हो गई, कुछ विद्वानों की। ऐसा करते हुए फिर आचार्य श्री ने संघ में ही स्वयं अपने द्वारा संघ को और उपस्थित त्यागी वृत्तियों के लिए लाभ देना शुरू किया। और आज भी षटखंडागम सूत्र ग्रंथ की वाचना समय समय पर संघ में चलती रहती है। आचार्य श्री के द्वारा ही वाचना होती है, विद्वज्जन आते जाते हैं, लाभ लेते रहते हैं। ऐसी वाचनाओं के संदर्भों में ललितपुर की वाचना का संदर्भ चल रहा था। विहार हुआ मध्य प्रदेश की ओर और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के रूप में भी जबलपुर मड़िया जी का लक्ष्य बनाया। सन 88 का वर्ष चल रहा था। आचार्य श्री जबलपुर महानगर में प्रवेश किए। सामने सामने गुरुवर आचार्य श्री की मुनि दीक्षा की तिथि आ रही थी, चतुर्मास के पहले आती है। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की वह पावन तिथि है जिसको वैसे भी ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ पर कार्यक्रम होगा, काफ़ी जिज्ञासा लोगों में थी। संघ भी सोच रहा था कोई अच्छी जगह हो तो कार्यक्रम बनाएंगे और हम लोगों को अवसर मिलेगा आचार्य श्री का गुणगान करने का। समाज बंधु भी जागरूक थे, वो भी प्रयासरत थे कि जबलपुर महानगर सिटी में ही हो, लेकिन अनुमान ये लग रहा था कि आचार्य श्री का बिहार चल रहा है और मड़िया जी आचार्य श्री को चतुर्मास के लिए पहुंचना है।
संभवतः बिहार जल्दी होगा। प्रवेश के पहले से ही लोगों ने वातावरण बनाना शुरू किया, साहित्यकार लोगों ने भी अपनी भावना रखी। आचार्य ने कहा देखो समय पर क्या होता है। जबलपुर में प्रवेश हुआ। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि सामने कमेटी पंचायत के लोगों ने आचार्य को जाके निवेदन किया। आचार्य ने भी कहा ठीक है विचार करते हैं, और फिर बहुत आग्रह देख करके ये सोच करके कि अल्प प्रवासी सिटी में होना है, ठीक है समाज को अवसर दिया जाए, आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कार्यक्रम की संयोजना संचालन के रूप में साहित्यकार सुरेश सरल जी को सौंपी गई। कमेटी ने आयोजना की। नवयुवक मंडल जबलपुर का एक बहुत सक्रिय नवयुवक मंडल है, उन सभी ने तैयारियां शुरू की। अब विचार ये आया कि इतना बड़ा आयोजन कहाँ पर करें, तो जितने भी स्थान देखे शहर के जो हॉल वगैरह होते हैं वो सभी अंदाज से लोग कमेटी वालों को छोटे छोटे दिखे। हॉल बड़े बड़े थे, लेकिन आचार्य श्री का प्रवास है, कार्यक्रम है, ऐसा लगा कि उपस्थिति में छोटे पड़ जाएंगे। और जहाँ पर सुविधाएं हैं वो बहुत दूरियों पर भी हैं, आवागमन में सुविधा होगी। और मेन हार्ट ऑफ द सिटी जबलपुर लाडगंज मंदिर माना जाता है, बहुत बड़ी समाज है, तो यहीं पर रखा जाए। लेकिन समस्या ये थी कि रखा तो जाए, पर लाडगंज में तो इतनी बड़ी भवन की जगह नहीं है, वो तो सीधा कमानिया से फोहारा तक का पूरा मार्केट रोड जो है वो जाम कर लेते हैं। दोनों तरफ से कोई व्यवधान नहीं होता है और बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करते हैं। काफ़ी दूरी है, चौड़ाव भी बहुत है। सभी ने तय किया कि कमानिया पर ही मंच लगा करके खुले में ही कार्यक्रम करेंगे। खुले में कार्यक्रम करेंगे, जगह बड़ी दिख रही, ये बात भी ठीक है, लेकिन समस्या ये दिख रही थी कि आषाढ़ का महीना था, बारिश बादल पानी का समय चल ही रहा था, रोज़ सुबह शाम कुछ ना कुछ होता ही था। लगा कि भाई कार्यक्रम कर लेंगे, सुविधाएं तो रहेंगी, समाज को पास के पास रहेगा, बड़ी जगह है, लेकिन मान लीजिए पानी वानी आ गया तो ये दुविधा थी, क्योंकि बादल सुबह सुबह से लग ही रहे थे। आचार्य को निवेदन किया तो आचार्य ने कहा मौसम ऐसा है तो मैं क्या करूं, आप लोग देखो। बोले गुरुदेव भवन वगैरह में तो कहीं जगह समझ में नहीं आ रही, खुले में ही समाज करना चाहती है, क्योंकि उपस्थिति बहुत होगी, आसपास से भी लोग आते हैं। और मौसम तो आचार्य कहने लगे मौसम तो मैं क्या करूं, मौसम तो नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद होना चाहिए और कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होना चाहिए। आचार्य श्री कभी भी कोई विशेष आशीर्वाद जब किसी को देते हैं किसी अवसर विशेष पर, वो आशीर्वाद पाने वाला नहीं समझ पाता है, जो बहुत निकट में रहते हैं ऐसे लोग ही समझ पाते हैं कि आचार्य श्री बहुत बड़े डिसीजन लेने के पहले अपना स्वर देखते हैं, और स्वर ज्ञान आचार्य श्री को बहुत गहराई से है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर जो चलते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिनका महत्व होता है, स्वर विज्ञान आचार्य श्री का बहुत गहरा है। और हम लोगों ने कई बार देखा, कोई डिसीजन लेना हो आचार्य श्री को, कोई विशेष आशीर्वाद देना हो, तो वो कितने अच्छे तरीके से अपना स्वर देख लेते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता। बात करते हुए उन्होंने कब अपने स्वर का अंदाज लगा लिया। यदि उस समय अनुकूल स्वर नहीं है तो कई बार आचार्य टाल देते हैं कि ठीक है बाद में बात करते हैं, समय के बाद आ जाना, दोपहर को देख लेंगे। जो स्वर अनुकूल होता है या जो उसकी अपनी एक वो व्यवस्था है, उसके अनुसार जब उन्हें उचित लगता है तब वो अपना डिसीजन करते हैं। स्वर पर आचार्य का विश्वास भी है और उनको गहराई से ज्ञान है, और ये सभी स्वयं अपनी साधना से ही उपलब्ध होते हैं, ऐसे सामान्य तरीके से सभी को उपलब्ध नहीं होते। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ ठीक है बताते हैं। समय सुबह का थोड़ा सा निकल गया चर्चाओं में। आहार के पहले पहले आचार्य श्री ने ऐसी बातचीत की और आचार्य श्री को लगा होगा तो बोले ठीक है कर लो।
कमानिया पर कर लो। आचार्य लेकिन बारिश पानी का अंदेशा लग रहा है। हाँ है तो देखो ऐसा करो, ऐसा ही कार्यक्रम बनाओ कि 4:30 बजे तक आप सब फ्री हो जाएं। हाँ 4:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। अब आचार्य के इसमें अभिप्राय क्या होगा ये तो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन 4:30 बजे तक का समय आचार्य ने दिया। हम लोगों ने कहा कि कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ करना ताकि कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। उसमें आचार्य का दूसरा भी अभिप्राय था और वो बाद में प्रकट हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं था। कार्यक्रम सामयिक आहारचर्या के बाद में निर्धारित हो गया। बहुत अच्छे से कार्यक्रम की संयोजना हुई। गुरुमती माताजी का आर्य का संघ पनागर में था। आचार्य का मंगल प्रवेश सुनते ही वह भी वंदना करने के भाव से सत्संग वहाँ पर पधारी। आचार्य श्री सामयिक के बाद मंच पर पहुँच रहे थे। कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया था। आचार्य श्री के साहित्य पर, संस्कृत के शतकों पर सबसे पहली PhD जिन्होंने लिखी थी वो डॉक्टर आशालता मलैया सागर की थी। प्रोफेसर थी, संस्कृत की अच्छी ज्ञाता थी। उन्होंने आचार्य श्री के साहित्य से प्रभावित होकर के सहज अपनी अंतर्भावना से ही आचार्य श्री के साहित्य पर PhD की और उनका विषय था शोध का संस्कृत शतक परंपरा और आचार्य विद्यासागर जी के शतक। संस्कृत शतक परंपरा, संस्कृत का ही उनका विषय था। संस्कृत शतक परंपरा और आचार्य विद्यासागर जी के शतक की तुलना की। पुराने समय में कैसे कैसे शतक संस्कृत में लिखे गए, फिर आचार्य ने किस तरीके से लिखे। उन्हें उस आयोजन में विशेष रूप से आयोजकों ने संघ का निर्देश पाते हुए हम लोगों का विशेष अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। मुख्य उद्बोधन विद्वानों के रूप में, अतिथियों के रूप में उनका ही था। सामान्य से भूमिका और आदि तो औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन मुख्य उनका उद्बोधन था। उन्हें अच्छा समय दिया गया। उन्होंने अपनी अच्छी विशेषताएं समाज के सामने आचार्य के साहित्य को लेकर के रखी। आर्य का संघ से दृढ़मती माता जी को थोड़ा अवसर दिया गया कि आप अपना कुछ भी भाव रखें। ऐसा कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ और संघ में आचार्य ने मुझे भी संकेत दिया कि हाँ देख लेना, समय के अनुसार ही बोलना, थोड़ा बोलना लेकिन देख लेना। ऐसा करके नाम सबके सुनिश्चित हो गए।